Welcome to Life Care Health Services. My name is Dr. Ashfaq Wani. I'm a neurophysiotherapist, chiropractor. आज का जो वीडियो सेशन मेरा है, इसमें हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसके रिलेटेड मुझे बहुत सारी क्वेश्चंस मिले, बहुत सारी क्यूरीज आई, चाहे वो कॉल्स हो या व्हाट्सएप हो या टेक्स्ट हो, जो कि सोशल साइट्स के थ्रू मुझे मिली। आज का जो ये वीडियो है ये पर्टिकुलरली कपिंग थेरेपी बेस्ड है। कपिंग थेरेपी क्या होती है, कितने तरीके के कपिंग है, कपिंग थेरेपी के बेनिफिट्स क्या है, किन हालातों में करनी चाहिए, किन हालातों में ज़्यादा बेनिफिशियल है, इस बारे में हम बात करेंगे। कुछ दिन पहले जो मेरी सोशल साइट्स है, फेसबुक या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे, उन पे मैंने एक वीडियो अपलोड किए थे, कुछ पिक्स अपलोड किए थे कपिंग थेरेपी के जैसे ही ये वीडियो मैंने अपलोड किए, ऑलमोस्ट 1 वीक, इन 1 वीक में मुझे बहुत सारे क्यूरीज आए। लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे जो उन्होंने मुझसे पूछे कि हर किसी की कॉल तो मैं रिसीव नहीं कर सकता, हर किसी की मैसेज का रिप्लाई नहीं दे सकता। इस चीज़ के लिए मैंने अब यही सोचा कि मैं एक पर्टिकुलर एक वीडियो बनाऊं कपिंग थेरेपी किस हाल में अच्छी है या इसके बेनिफिट्स क्या है, कपिंग थेरेपी के टाइप्स कितने हैं और कपिंग थेरेपी के तरीके कौन से बेस्ट हैं, इन्हीं रिलेटेड मैं एक वीडियो में अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि जितने भी डाउट्स हैं किसी के मन में या कोई भी सवाल है सभी क्लियर हो। कपिंग थेरेपी जो है, कपिंग थेरेपी मेनली 2 टाइप्स की होती है। एक होती है वेट कपिंग और दूसरी होती है ड्राई कपिंग। वेट कपिंग जो होती है, ये वेट कपिंग भी 2 तरीके होती है। एक वेट कपिंग जो हम वैक्यूम क्रिएट करके करते हैं, हमारा वैक्यूम कप होता है और सक्शन मशीन होती है, तो उससे वैक्यूम कपिंग होती है। और दूसरी फायर कपिंग होती है। फायर कपिंग में भी एक वैक्यूम क्रिएट होता है, वो भी वेट कपिंग ही वो भी कपिंग ही होती है। वेट कपिंग जो होती है, जो वेट कपिंग होती है, इसका हम दूसरा नाम हिजामा बोलते हैं, जिसमें कि हम ब्लड निकालते हैं। अब ब्लड कैसे निकालें, इसका बेस्ट तरीका कौन सा निकालने का है, और जो ये कपिंग है कितने टाइम तक रहनी चाहिए, ये सारे सवाल जो मुझे सोशल साइट्स पे मिले हैं, इन्हीं का जवाब मैं तफसील में देना चाहूँगा। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति या कोई भी पर्सन या पेशेंट हो या कोई अपनी खुशी से करवाना चाहता हो, जो कपिंग थेरेपी है इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये मैं पहली बात आपको क्लियर कर दूँ। तब तक जब तक ना एक कपिंग थेरेपी जो हो वो प्रॉपर स्टरलाइज तरीके से ना हो, एक प्रॉपर मेडिकल प्रोसीजर से हो के ना हो। अगर उसमें लापरवाही हुई देन फ़ायदा होने के बजाय नुकसान ही है। वही चीज़ मैं डिस्कस करूँगा कि इसमें फ़ायदा कैसे है और नुकसान कैसे है। सबसे पहले जो हम कपिंग थेरेपी करते हैं, कोई भी जो कपिंग थेरेपी करवाना चाहता हो, चाहे किसी का बैक में पेन हो, शोल्डर में, फ्रोजन शोल्डर में भी कपिंग करवाते हैं, या सर्वाइकल पेन में, या किसी की नेक स्टिफ होती है, अपर स्पाइन स्टिफ होती है, लोअर बैक पेन होता है, इन सभी हालातों में हम कपिंग करते हैं। कपिंग जो भी करवाना चाहता हो, सबसे पहले उसे चाहिए जो कपिंग, जिस पे कपिंग हो रही, कि वो खुद को पहले क्लीन करे, उसकी बॉडी क्लीन हो। वो क्लीन कैसे करे, जैसे कि कपिंग से पहले वो खुद नहा के आ जाए प्रॉपरली, स्किन एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। नेक्स्ट फिर हम जहाँ पे भी जाए, चाहे कोई यहाँ आ जाए, कहीं और जाए, बहुत सारे कपिंग थेरेपी सेंटर्स हैं, जहाँ पे भी जाए इस चीज़ का ध्यान रखें, कपिंग हमेशा वहाँ करवाए जहाँ आपको डीप कट्स ना दिए जाए। डीप कट्स इन द सेंस कि जो हमारा एक ब्लेड होता है जो सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए यूज़ होता है। मैंने ऑलमोस्ट जितने भी वीडियोस देखी है या फोटोज़ देखी है, उनमें एवरेजन मैंने ये चीज़ नोट्स की है कि वो जो हमारी सर्जिकल ब्लेड्स होती है उन्हें यूज़ करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अगर यूज़ भी करे कोई,
तो उसका बिल्कुल फाइन फाइन कट होना चाहिए, बिल्कुल फाइन। एवरेजन मैंने देखा है कुछ लोग उससे डीप कर देते हैं। फिर इसी की वजह से, जैसे कि कुछ लोगों ने मुझे ये सवाल किए कि हमने लास्टली कपिंग करवाया, हमें 1 वीक तक पेन रहा था, हम 1 वीक तक पीछे लेट के नहीं सो सकते। वो इसी वजह से हुआ जो उनकी कपिंग का जो कट्स हुए थे कपिंग के दौरान, वो बहुत डीप हुए थे। और कभी भी ये चीज़ ना सोचे कि एक कप में पूरा ब्लड आया है, वो ब्लड सही कपिंग हुई है। ब्लड आने का मतलब कपिंग नहीं होता है। कपिंग का मतलब है जो भी हमारे अंडरलाइन स्किन है, अंडरलाइन स्किन में हमारी जितने भी मांसपेशियां हैं उनमें जो टॉक्सिन्स हैं उनको निकालना है। जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स है ज़्यादातर हमारे बैक में होता है, जो हमारी अपर स्पाइन होती है इसमें ज़्यादातर होता है, उन टॉक्सिन्स को निकालना है, न कि ब्लड ड्रेन करना है। जैसे हम डीप कप करते हैं, जैसे डीप कट किसी का, मैं तो नहीं करता, बट कोई अगर डीप कप जैसे कपिंग करते हैं कोई, उनमें से जो सर्जिकल ब्लेड है उससे कट मारता है, वो डीप हो जाते हैं। डीप कट होने के जो नुकसान है वो ये है कि जो वहाँ से नर्व ब्लड वेसल्स गुजरती है, उन ब्लड वेसल्स में पंचर हो जाता है। हमें ब्लड वेसल कभी भी कपिंग में पंचर नहीं करनी चाहिए और ना ही होनी चाहिए। जैसे हम सक्शन करते हैं एकदम से कप में ब्लड आ जाता है, वो रियल कपिंग नहीं होती। रियल कपिंग में क्या है कि आपको बिल्कुल ही एक फाइन नीडल लेनी है, बिल्कुल फाइन नीडल, जिसकी मैक्सिमम जो होनी चाहिए लेंथ, मैक्सिमम लेंथ होनी चाहिए 2 to 3 मिलीमीटर, उससे ज़्यादा नहीं। 2 to 3 मिलीमीटर, 3 से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उससे नर्व डैमेज हो सकता है। और नेक्स्ट रही बात कि अब हम ब्लड कैसे ड्रेन करें और प्रोसीजर क्या रहे। सबसे पहले जो हम कपिंग करते हैं, मैंने जैसे पहले ही वीडियो के शुरुआत में बताया कि सबसे पहले पेशेंट को चाहिए वो नहा के आए प्रॉपर तरीके से। उसके बाद जब भी वो कहीं पे जाए, चाहे यहाँ आए या किसी और जगह जाए, उसका ना पूरा स्पाइन जो है वो स्टरलाइज करना चाहिए। स्टरलाइज इस लिहाज से नहीं कि उस पर गर्म पानी डाला जाए, वो नहीं, उसे एंटीसेप्टिक लिक्विड से, जैसे बिटाडीन वॉश किया, बेटर जो रहता है वो बिटाडीन वॉश ही करना चाहिए। बिटाडीन वॉश होके उसे पूरा क्लीन किया, एनएस से बेटर रहता है, एनएस से ही आप क्लीन करें। जब एनएस से क्लीन करके जो हम यूज़ करें पंचर करने के लिए स्किन, वो हमेशा फाइन नीडल होनी चाहिए, बिल्कुल ही फाइन। बिल्कुल फाइन मीन्स कि मैं इस चीज़ को बार बार दोहराता हूँ, 2 to 3 मिलीमीटर होनी चाहिए उसकी लेंथ। हमेशा इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए कि हमें सर्जिकल ब्लेड यूज़ नहीं करनी है। यहाँ पे सर्जिकल ब्लेड से ब्लड ज़्यादा आता है, टॉक्सिन्स बॉडी से नहीं निकलते और पेनफुल रहता है पेशेंट्स के लिए। और फाइन नीडल जब यूज़ होगी स्टरलाइज, ज़्यादातर उस चीज़ में क्या है कि आप नाइट्राइल ग्लोव्स यूज़ कर लीजिए। नाइट्राइल ग्लोव्स जो होता है उसमें कोई भी पाउडर नहीं लगी होती, वो एक अच्छी चीज़ है कि आप नाइट्राइल ग्लोव्स लगवाओ अपने हाथों में, जो भी आपका कपिंग करने वाला हो। उसके बाद नाइट्राइल ग्लोव्स के बाद फाइन नीडल देखनी चाहिए, अगर फाइन नीडल है वहाँ पे तब कपिंग करवानी चाहिए। बिना फाइन नीडल के मेरी एडवाइस सबसे है, जो इस वीडियो को देखे, चाहे ऑल ओवर इंडिया या इंडिया से बाहर, जो भी इस वीडियो को देखे, कपिंग में आप हमेशा याद रखिए कि आपको फाइन नीडल चाहिए, सर्जिकल ब्लेड नहीं। सर्जिकल ब्लेड से आपको कभी भी कोई फायदा, जो सर्जिकल ब्लेड से कट्स होते, दैट्स नॉट ए प्रॉपर कपिंग या प्रॉपर हिजामा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने फाइन कट्स निकाले, वैक्यूम कप लगा, वैक्यूम कप भी स्टरलाइज होना चाहिए प्रॉपर, थोड़ा रुकना चाहिए, मिनिमम 5 to 8 10 मिनट तक आपका कप रहना चाहिए, ताकि जब हम कप उठाए वहाँ पे एक ब्लड क्लॉट मिले, ना कि हमें एक लूज ब्लड मिले। मैंने ऑलमोस्ट जितने भी वीडियोज़ या फोटो क्लिप्स देखी है, उनमें हमेशा देखा है कि ब्लड लीक हो रहा है जैसे कप उठा रहे हैं, क्योंकि वो इसलिए हो रहा है डीप कट की वजह से हमारी नर्व डैमेज, ब्लड वेसल डैमेज हुई, वहाँ से ऑलमोस्ट ईजीली ब्लड फ्लो बाहर आ जाता है। ईजी नहीं आना चाहिए ब्लड इसमें, ईजीली, बहुत सख्ती से आना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखें। अब जैसे अगर आपकी कपिंग
आपको ये देखना है कि आपकी कपिंग जो है वो सक्सेसफुल रही या सही रही। वो ये चीज़ नोट्स करना है जब आपका कप हटाया जाए आपकी स्किन से, जो कप लगे थे कपिंग के लिए, उनमें जो ब्लड एक्यूमुलेट हुआ है वो क्लॉट की फॉर्म में हुआ है या ऐसे ही लूज है। अगर लूज हुआ तो आपकी कपिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बिल्कुल मीन 70% आपकी कपिंग ठीक नहीं है। वो ब्लड वेसल डैमेज हुई है, उस वजह से आपका ब्लड एक्यूमुलेट हुआ है, टॉक्सिन्स रिलीज नहीं हुए आपकी बॉडी से जिस चीज़ के लिए आपने कपिंग करवाई। जैसे टॉक्सिन्स रिलीज हुए हमारी बॉडी से, उससे क्या होता है कि आपका जो बॉडी में इंटरस्टाइशियल फ्लूइड होता है ब्लड के एक्स्ट्रा, उसमें क्या होता है जैसे ज़्यादातर हमारी बॉडी में यूरिया जमा होता है यूरेट क्रिस्टल्स की फॉर्म में, जो ज़्यादातर स्पाइन में, जिसकी वजह से पूरी बैक स्टिफ रहती है, वो रिलीज हो जाता है। अब जैसे कपिंग हुई कंप्लीट, आपने देखा कि आपको क्लॉट्स निकले, दैट मीन्स कि आपकी जो कपिंग है, कपिंग थेरेपी, वो आपके लिए बेनिफिशियल रही है। हुई एक बात। नेक्स्ट, अब जैसे आपकी कपिंग थेरेपी कंप्लीट हुई, उसके बाद फिर से अपनी आप जो बॉडी है उस चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी जो जहाँ जहाँ कप्स लगे हैं वहाँ ज़ख्म तो नहीं पड़े, ये चीज़ भी देखें। ज़ख्म नहीं पड़ने चाहिए, ब्लड लीक तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, जब पूरा वॉश प्रॉपर हुआ है, ये प्रॉपर सैनिटाइज जो भी हम यूज़ कर रहे थे वो प्रॉपर सैनिटाइज या डिस्पोजल ही होना चाहिए ऑलमोस्ट। डिस्पोजल में क्या होता है कि डिस्पोजल में जितना भी हो रहा है वो हमेशा इन्फेक्शन फ्री रहता है। बाकी नेक्स्ट जितने भी मेरे क्वेश्चंस आए थे वो ऑलमोस्ट यही आए थे कि इसके बेनिफिट्स क्या है। बेनिफिट्स यही है, अगर किसी की बॉडी स्टिफ है वो रिलीज़ हो जाती है, स्टिफनेस रिलीज़ हो जाती है। और कुछ चीज़ें हैं जो साइंस से बढ़ के भी है। आई एम फर्स्ट प्रायोरिटी मैं अपने मज़हब पे देता हूँ, मैं एक मुस्लिम हूँ, ये एक सुन्नत है। उस हिसाब से हम देखें तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो मुझसे बेहतर आप लोग बेहतरी से जानते हैं। बट मेरे हिसाब से जो मैं अपनी मेडिकल फील्ड की व्यू से देखता हूँ वो यही है कि आपकी बॉडी से सबसे ज़्यादा टॉक्सिन जो होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं जॉइंट्स में, जो बिल्कुल स्मॉल जॉइंट्स होते हैं, जो हमारी स्पाइन होती है। ज़्यादातर यूरिया जमा होता है जो कि हमारी यूरिन के साथ एक्सक्रीट हो जाता है। जब बहुत देर तक आपका यूरिन ख़राब रहता है, जो यूरिया बॉडी से बाहर निकलना चाहिए वो हमारी स्पाइन में ज़्यादातर छोटे छोटे जॉइंट्स में एक्यूमुलेट हो जाता है। उसी की वजह से आपको टिंगलिंग सेंसेशन है वो रिलीज में, टिंगलिंग सेंसेशन से आपको छुटकारा मिलेगा, बैक स्टिफ से छुटकारा मिलेगा, ऐसे लगेगा हमेशा कि थके थके हैं, वीकनेस बॉडी में है वो का ख़त्म हो जाएगी। और इसके जो मैंने बताया कि कपिंग है, वेट कपिंग के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। साइड इफ़ेक्ट्स तब इसके हैं अगर प्रॉपर कपिंग करने वाला ना हो, अगर उसे पता ना हो कि प्रॉपर कपिंग कैसे की जाए। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतनी ही सी बात थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है फ्यू डेज़ में ही, जो मैं अपनी सोशल साइट्स पे रिलीज़ करूँगा, एक पेशेंट इंटरेक्शन होगा, चाहे वो न्यूरो रिहेबिलिटेशन का हो, वो भी अपलोड कर दूंगा मैं। अगर मेरे पास कोई पेशेंट आया, उसकी कंडीशन क्या थी, अब वो कैसा है, उसे हर जगह किस चीज़ की रेफरेंस मिली थी और यहाँ आके क्या फ़ायदा मिला। और नेक्स्ट, इसके साथ साथ मैं लाइव इंटरेक्शंस भी करूँगा, चाहे कोई मुझसे पूछना चाहे। ये ज़रूरी नहीं कि आप मुझे कॉल करो कि आप मेरे पास विजिटिंग के लिए आ रहे हो, नहीं, आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हो। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर मैसेज डाल सकते हो कि किसी का स्पाइन में कोई कुछ भी हो, चाहे PIVD हो या शियाटिका हो या जिनको हम ज़्यादातर डिस्क बोलते हैं वो भी हो, या फ्रोजन शोल्डर हो, टेंस एल्बो हो या नी पेन हो, जो भी हो, जिसका भी कोई सवाल हो या स्ट्रोक का हो, वो पूछ सकता है इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल। हाँ, बस ये चीज़ हो कि मेरे फील्ड से रिलेटेड हो, उससे हट के ना हो। और
सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं बात बताऊंगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आप गौर से सुन लीजिए कि मैंने आज तक, मैं अपनी बात बोल रहा हूँ जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, यहाँ खासकर मैं JNK की बात कर रहा हूँ, हमारे कश्मीर रीजन की। मैंने ये चीज़ एवरेजन देखी है कि यहाँ लोग ऐसा बोलते हैं कि किसी का अगर स्ट्रोक हुआ, हेमरेज हुआ, ये ठीक नहीं होता। ये बात बिल्कुल गलत है। किसी को भी अगर किसी का मेजर स्ट्रोक आया है, मेजर स्ट्रोक यानी कि हेमरेजिक हुआ है, माइनर स्ट्रोक की छोड़ ही दो, मेजर स्ट्रोक हुआ, उसकी गारंटी है 6 मंथ्स में वो अपनी नॉर्मल वर्क पे आएगा। मेजर स्ट्रोक में, माइनर स्ट्रोक में 3 मंथ्स तक आएगा। ऑलमोस्ट अगर कोई ज़्यादा एज का पेशेंट हो, 1 साल में वो पूरा अपना फंक्शनल हो जाएगा, EDLs पे, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग जो भी है करेगा। हमेशा इस चीज़ को प्रायोरिटी दे कि सही क्या है, खुद पढ़े किसी चीज़ के बारे में। अगर आप कभी किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने जाते हैं किसी चीज़ के बारे में, जैसे अगर किसी का स्ट्रोक हो, वो बोल रहे हैं कि आप रेस्ट लो, ये लो, इस चीज़ के बारे में पढ़े। आज हर जगह नॉलेज अवेलेबल है, चाहे यूट्यूब से देख लें, गूगल से, जहाँ से भी आप चाहें, हर जगह से आप सर्च कर लें। एटलीस्ट आपको 20-30% नॉलेज तो मिलेगी कि आप क्या ट्रीट करवाना चाहते हो, कोई बेनिफिट है इसका या नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें मैं एक और केस डिस्कस करूँगा।